Hey there, welcome back to my channel KDG Classes. In the previous video, we have been discussed about the industrial sector on the eve of independence. We have seen what were the features, कैसे जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने हमारा रॉ मटेरियल उठाया, अपनी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया और फिर कैसे अपने फिनिश गुड्स को हमारे मार्केट में सेल ऑफ भी किया, कैसे हमारी इंडस्ट्रीज़ को, हमारी होम इंडस्ट्रीज़ को इम्पॉर्टेंस नहीं दी, बिल्कुल भी उनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया. वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया था. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज़ फॉरेन ट्रेड. ओके, सो इन इंडस्ट्रियल सेक्टर हमने एक पॉइंट को डिस्कस किया था, दैट इज़ द डिस्क्रिमिनेटरी, यस वी आर हियर, दैट इज़ द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज. ये वाला जो पॉइंट है ना, ये हमारा फॉरेन ट्रेड में भी आएगा. ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड होता क्या है? इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट. तो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी किस पे बेस्ड था? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे ही, कि इंडिया जो था वो नेट एक्सपोर्टर बन गया रॉ मटेरियल का और इम्पोर्टर बन गया फिनिश गुड्स का जो ब्रिटेन से आते थे. सो वी ओनली इम्पोर्ट द रॉ मटेरियल एंड वी ओनली एक्सपोर्ट द raw material and we import the finished goods that were from Britain. Now let us start with this topic of foreign trade. As हम देख सकते हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स ने अपना दिमाग चलाया और ये डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लेके आए. ब्रिटिश रूल से अगर पहले की बात करें तो हमें बहुत अच्छा एक्सपोर्टर माना जाता था फिनिश गुड्स का, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमारा ये लाइन जो है इसको नोट करो, दैट इज़ ब्रिटिशर्स कन्वर्टेड इंडिया इनटू अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, एंड दिस वाज ऑल ऑफ अ सिनेरियो ऑफ आवर foreign trade. Now we'll discuss point by point. So these were the features of our foreign trade or India's foreign trade on the eve of the independence. So the first is net exporter of raw material and importer of finished goods. ये कई बार पॉइंट आ चुका है, तो अभी भी अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप सुन नहीं रहे ध्यान से. ओके, सो नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें सिर्फ ये पॉइंट डिस्कस करते हैं हम कि क्या रॉ मटेरियल, जैसे कि रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, जूट, इंडिगो, शुगर. ओके, एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स जो ब्रिटेन की इंडस्ट्री से बन के आते थे. सेकेंड पॉइंट देखो, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड. मोनोपोली कंट्रोल किसका था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का. ये दो पॉइंट है जो ये मोनोपोली कंट्रोल को सिग्निफाई करते हैं. देखो, मोर देन 50% ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड दैट वॉज डायरेक्टेड टूवर्ड्स ग्रेट ब्रिटेन. मतलब कि हमारा 50% से भी ज़्यादा का जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ जाता था? ग्रेट ब्रिटेन में. जो बच गया दे गोज़ टू चाइना, दैट इज़ नोन एज श्रीलंका, एंड रशिया, दैट इज़ ईरान. ठीक है, और ये जो कंट्रोल था ब्रिटिश का हमारे फॉरेन ट्रेड के ऊपर, दैट वाज लाइक अप टू द पीक जब स्विस कैनाल की ओपनिंग हुई 1869 में. तो ये भी आ सकता है, व्हेन वाज स्विस कैनाल ओपन? इन 1869. इसका भी एक पर्टिकुलर पॉइंट है. पहले हम ये दो फीचर्स डिस्कस करते हैं, फिर हम स्विस कैनाल वाले पॉइंट पे चलते हैं. ठीक है, सो वाइल एक्सपोर्ट्स ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया सप्लाइज इनपुट टू द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, इम्पोर्ट्स ऑफ द फिनिश गुड्स प्रोवाइडेड अ ह्यूज मार्केट टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री. ये अगेन एंड अगेन वही बात हो रही है घुमा फिरा के. तो इसलिए हम ये कहते हैं कि सब्जेक्टिव में ऑल्दो यू हैव टू फ्रेम योर आंसर्स, तो आपको ऐसे ही लिखना होता है, बट नाउ एट दिस टाइम दिस इज़ ऑब्जेक्टिव. तो आपको इतना कुछ सिर्फ एक रीडिंग देनी है इसको, क्योंकि ये बार बार चीज़ें हैं, दो इससे हमारा रिविजन तो हो रहा है, हमें हमारे दिमाग में चीज़ें घुस रही हैं, बट हमें ये इतना लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. द लाइन्स विच आर डिफरेंट विच आर न्यू वी हैव टू लर्न दैट. जो बार बार आ रही है उसे करने की ज़रूरत है. ओके, सो बैक टू द पॉइंट जो हमें डिस्कस करना था, दैट इज़ द स्विस कैनाल एंड एक्सेस टू इंडियन मार्केट्स. अभी स्विस कैनाल वाला पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है, सो फोकस. नाउ इट इज़ एन आर्टिफिशियल वाटरवे रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस इट्स isthmus of Suez in नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट. अब मैं इसका मैप दिखाती हूँ आपको उससे बहुत अच्छे से क्लियर होगा. सो हैव अ लुक, दिस इज़ योर स्विस कैनाल. ये है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये आपका स्विस कैनाल, दिस इज़ योर स्विस कैनाल. ओके, ये तो रूट बताई हुई है कि अगर ये नहीं बनता, मतलब ये नहीं बना था, तो फॉर द टाइम यहाँ से ट्रैवलिंग होती थी. अब आप देख सकते हो कितना बड़ा वे है ये यहाँ से ट्रैवलिंग का.
वाटर के थ्रू है, यहाँ भी वाटर के थ्रू ही है। स्विस कैनाल ओनली टेल्स कि ये वाटर के थ्रू ही है। तो यहाँ पे आप नंबर भी देख सकते हो, दैट इज it is 7,200 miles and this is 12,300 miles। तो इतना गैप हो गया था। स्विस कैनाल का यहाँ से डायरेक्टली इसको कनेक्ट करता था, ये रूट था ट्रेड करने के लिए यूरोप के बीच में या फिर अमेरिका के पोर्ट्स भी देख सकते हैं। इजिप्ट यहाँ पे, इसलिए आपने जो पहला पॉइंट पढ़ा था वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से इजिप्ट लाई करता है, ठीक है आपका। तो ये थी आपका, ये है आपका स्विस कैनाल। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। सो यही जो है आपकी, जो हमने अभी डिस्कस किया उसकी लोकेशन प्रोवाइड किया। अब थर्ड पॉइंट पे आओ। ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल इन 1869 significantly reduced the cost of transportation of goods between Britain and India। Obviously अब इतनी बड़ी टूर से, छोटे से वे से, रास्ते से जाएंगे तो there will be less amount of money spent and a significant reduction in the transport cost promoted monopoly control of the India's foreign trade by the British government। अब इससे क्या हुआ, अब ठीक है तो वो कंट्रोल कर सकते थे, कोस्ट कम होती है, लेकिन अब ये इतना इजी वे हो गया तो ये ब्रिटिशर्स ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स लेकर जाने लगे, इसलिए यहाँ पे मोनोपोली कंट्रोल हो गया हमारे फॉरेन ट्रेड पे। ओके, सो दीज आर द 2 points विच वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। यहाँ पे भी यही पॉइंट लिखी गई है। तो इन 2 पॉइंट से हम क्या सिग्निफाई करते हैं कि दिस शोज द बैकवर्डनेस of our foreign sector 2, the foreign trade part 2। Okay, now the third point is surplus trade but only to benefit the British। अब ये क्या है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारा जो एक्सपोर्ट था, दैट वाज मोर देन इम्पोर्ट्स। तो अब आप कहोगे अगर एक्सपोर्ट्स आप ज़्यादा कर रहे हो इम्पोर्ट से, दैट मीन्स यू आर डेवलपिंग, यही तो होता है ना कि अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं इम्पोर्ट से तो यू आर डेवलपिंग, अगर एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं इम्पोर्ट से तो मीन्स यू आर नॉट डेवलपिंग, यू आर अंडर डेवलप्ड कंट्री। लेकिन सिर्फ यही सिग्निफिकेंस नहीं होता डेवलपिंग क्या है उसके लिए, लेकिन फिर भी आपकी इतनी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, वो सिग्निफाई करते हैं, ठीक है। सो यस, नाउ व्हाट इज दिस पॉइंट रिटन बीन हियर। सो ये पॉइंट जो है ना आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। फ्रॉम दिस सरप्लस, ये जो पर्पल बॉक्स है इसको देखो, सरप्लस जनरेटेड एज अ बैलेंस ऑफ ट्रेड वॉज ओनली स्पेंड टू मीट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वॉर एक्सपेंसेस बाय British government in India। These expenses led to the huge drain of wealth as it was not used for investment। Consequently poverty and backwardness were eviled। अब ये क्या था, देखो अभी ऐसे हमने ये पॉइंट डिस्कस किया कि एक्सपोर्ट तो ज़्यादा थे, इम्पोर्ट से तो डेवलपमेंट होनी चाहिए, मतलब ऑब्वियसली सरप्लस आना चाहिए। लेकिन ये जो ब्रिटिशर्स थे, ये जो ट्रेड का सरप्लस आता था वो पैसे वो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए नहीं लगाते थे। ये क्या करते थे, ये अपना फ़ायदा देखते थे, वहाँ से अपने लिए वॉर एक्सपेंसेस लेके आते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव और वॉर एक्सपेंसेस लेके आते थे, जिसकी वजह से हमारी कंट्री की जो वेल्थ है उसमें बहुत भारी गिरावट आई। ठीक है, सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, देन फिफ्थ पॉइंट, दैट इज़ डेमोग्राफिक प्रोफाइल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है क्योंकि ये हेल्प करता है आपको कंपैरिजन करने में कंट्रीज़ के बीच में। एक ये जर्नल वे देता है कि कैसे आप टैकल कर रहे हो अपनी पॉपुलेशन के साथ। ठीक है, सो डेमोग्राफिक प्रोफाइल इज़ वे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो लेट्स सी दिस। और ये 1 मार्क के लिए भी इंपॉर्टेंट आ सकता है। तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल एक पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स बताता है आपकी पॉपुलेशन की। सिंपल, वेरी सिंपल, मतलब कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल टेल्स द पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन कलेक्टेड थ्रू सेंसस, सर्वेज और रिकॉर्ड्स। ये डेफिनेशन हो गया आपकी डेमोग्राफिक प्रोफाइल की। आ जाए तो बता देना। चलो अब फर्स्ट पॉइंट देखो, दैट इज बर्थ रेट एंड डेथ रेट। अब ये क्या था, बर्थ रेट और डेथ रेट की अगर हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा थे इंडिया के अंदर, दे वर वेरी हाई। अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब कितना था, एक बार क्वांटिटी देख लेते हैं फिर हम आगे चलते हैं। दैट वाज वेरी हाई, नियरली 48 एंड 40 पर 1000 रिस्पेक्टिवली। और हाई बर्थ रेट हो और हाई डेथ रेट हो तो क्या सजेस्ट करते हैं वो,
massive poverty in a country. Then we come to the second one, that is infant mortality rate. Now what is this? Infant mortality rate मतलब कि death rate होती है children's की below the age of 1 year per 1000 live births. ये भी पूछ सकते हैं what is IMR, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है. ये डेफिनेशन हो गया आपकी. तो ये भी जो थी बहुत ज़्यादा हाई थी. देखो बर्थ रेट हाई थी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो थी, और एक और पॉइंट आएगा आगे लिटरेसी वो लो थी. तो जो नहीं होना चाहिए ना वही थी. बर्थ और डेथ रेट को कम होना चाहिए लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा थी. IMR को कम होना चाहिए लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा थी. तो ये IMR ज़्यादा थी. तो ये क्या शो करती है? दिस शोज पुअर हेल्थ केयर, पॉवर्टी. देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दैट इज एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन. यहाँ पे दैट वॉज लो एज 44 ईयर्स, लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, तो अब है 69.4 ईयर्स. तो बहुत ही लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है. और ये क्या शो करती है? लैक ऑफ अवेयरनेस and lack of means to avail them. One more important point, that is population census. तो population census अभी हमने देखा कि demographic profile में इसका क्या important रोल है, क्योंकि यहाँ से आप population के characteristics निकालते हो इसकी हेल्प से. तो ये जो फर्स्ट population census है वो ब्रिटिश रूल के अंडर कंडक्ट हुआ था, ठीक है. ब्रिटिश रूल के अंडर कंडक्ट हुआ था. दैट वाज इन 1881, ठीक है. और उसके बाद से हर 10 साल के बाद ये कंडक्ट होने लगा. दिस 10 ईयर लाइक दिस. ओके नाउ द फोर्थ पॉइंट, दैट इज द लिटरेसी रेट. लिटरेसी रेट बहुत कम थी. 16% वॉज द ओनली लिटरेसी रेट. और अगर हम फीमेल लिटरेसी की बात करें तो दैट वॉज वर्स, ओनली 7%. क्योंकि यू नो एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, और इंडिया में तो इतने मिथ्स और इतनी सारी लाइक आइडियोलॉजीज है. लाइक पीपल फील लाइक women आर नॉट बीन मेंट टू स्टडी, आर नॉट बीन मेंट टू डू जॉब. सो ये तो आपको पता है, यू आर वेरी मच फेमिलियर विद दैट. तो फीमेल लिटरेसी रेट भी जो थी वो लो थी. नाउ वी कम टू डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन. डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन, अगर आप हिस्ट्री की बात करो डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन की, तो 1921 इज द रिगार्ड ऑफ एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ठीक है. अब हम इसको स्टडी करते हैं. अगर हम 1921 की बात करें, पॉइंट बाय पॉइंट ले रही हूँ मैं मार्कअप नहीं करूँगी, ऑल तो बहुत सारी मार्किंग हो रखी है बुक में, तो आप वहाँ से रेफर कर सकते हो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के लिए. चलो देखो, टिल 1921 जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इंडिया की, दैट वाज नेवर कंसिस्टेंट. और हमारा जो साइज ऑफ पॉपुलेशन था वो फ्लक्चुएट होता रहता था. फ्लक्चुएट होने का मतलब कभी ज़्यादा कभी कम, ठीक है. कभी इंक्रीज़ हो रहा है, कभी डिक्रीज़ हो रहा है. ये किसकी बात थी? 1920. ये ईयर गैप लेके चलते हैं. 1921 तक, टिल 1921 की बात हो रही है, ठीक है. और 1901 के सेंसस की बात करें, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये आपको इसका ये लिखा भी है मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल, ठीक है. फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज सेंसस. देखो फर्स्ट पॉइंट आपका है दिमाग में डालने वाला. सेकंड पॉइंट, टिल 1921 ऐसे फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम. थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये जो 3 पॉइंट है ना, ये एग्जाम्पल है. मतलब कि 1911 में ऐसा हुआ था, 1911 में ऐसा, 1921 में डिक्लाइन ऑफ 0.07 करोड़ ऐसे, ठीक है. ये एग्जाम्पल दिया है. अब आ जाओ, ये तो था 1921 से पहले का सिनेरियो. अब आफ्टर 1921 क्या हुआ? आफ्टर 1921 ये आ गया आपका सेकेंड स्टेज. फर्स्ट स्टेज ये हो गया, सेकेंड स्टेज ये आ गया. Now, second stage, India entered the second stage of demographic transition when population recorded a consistent rise. तो it was after this year, मतलब कि 1921 के बाद जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की, वो कभी डिक्लाइन नहीं हुई, बट वो कंसिस्टेंटली राइज होती गई. और 1931 के सेंसस की बात करें, देयर वाज अ राइज. 1941 देयर वाज अ राइज फ्रॉम 1931. 1951 तो 1941 से भी ज़्यादा, दैट वाज
4.24 करोड़। ऑल दो आई डोंट फील कि ऐसे पूछेंगे एग्ज़ाम में आपसे, बट हाँ जैसे कि केस बेस में पूछ सकते हैं, हाँ क्या कंक्लूजन आप ड्रॉ आउट करते हो, ठीक है। ओके तो ये हमने देखा कि डिसएडवांटेज क्या था हमारी सेकंड स्टेज का, कि कंसिस्टेंटली राइज हो रहा था। कंसिस्टेंटली राइज हो रहा है तो एक्सेसिव बर्डन आ रहा है किस पे, मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट पे। इसकी वजह से क्या हो रहा है, मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट अगर हाई हो रही है तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है जीडीपी ग्रोथ के लिए वो कम हो जाएगी, क्योंकि अगर आप लोगों के जान बचाने में, हेल्थ केयर में पैसा लगाओगे तो आप जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कैसे करोगे, गुड सर्विसेज प्रोवाइड करके, तो वो तो लो होगी, ठीक है। ये रिलेशन समझो, ठीक है। तो इसकी वजह से लो क्या हुई, जीडीपी ग्रोथ। तो ये दो पैरामीटर क्या दिखाते हैं हमको, बैकवर्डनेस और स्टैग्नेशन। फिर अगला फेज आता है, दैट वाज 1951 तक। टिल 1951 राइज इन पॉपुलेशन वाज नेवर अलार्मिंग, और फिर उसके बाद वो माइल्ड टू मोडेस्ट हो गया। और क्यों, क्योंकि दोनों बर्थ रेट और डेथ रेट जो थे वो बहुत ऊपर जाने लगे, ठीक है। और 1951 के बाद से हम ये कह सकते हैं कि जो राइज इन पॉपुलेशन था दैट बिकम एक्सक्लूसिव इन नेचर, और जो कंट्री है दैट स्टार्टेड फेसिंग अ सीरियस चैलेंज इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बिकॉज वेयर एज birth rate continued to be high, death rate recorded a significant decline। तो ये जो अब आपका पूरा सिनेरियो है और इसका कंक्लूजन आप ये देख सकते हो, मैंने ये लिखा हुआ है, इसको रिवाइज कर लोगे ना समझ में आ जाएगा। फर्स्ट स्टेज कौन सी थी, टिल 1921, ओके। सेकेंड स्टेज कहाँ से आ गई, आफ्टर 1921, that was the consistent rise of population that leads to the high maintenance investment and lacking in और लो जीडीपी ग्रोथ। 1951 की बात करें तो पॉपुलेशन माइल्ड चेंज आया क्योंकि डेथ रेट और बर्थ रेट हाई होने लगे। देन 1951 ऑनवर्ड्स बर्थ रेट हाई हो गए लेकिन डेथ रेट लो हो गई। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अब हम इन तीनों सेक्टर को डिटेल बाय डिटेल रीड करेंगे, इसको एक जस्ट रीडिंग दो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे तीनों सेक्टर्स का बताया गया है क्या क्या है। एग्रीकल्चर सेक्टर पे आते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करें, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वह फार्मर्स एज अ सब्सिस्टेंस उसको ग्रो करते थे। ये तो था, हमने पढ़ा कि बहुत ही प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट वे था फॉर अर्निंग लाइवलीहुड and many of the people were engaged in this. At the time of independence हमारा जो occupational structure था agriculture, that was quite okay. एग्रीकल्चर सेक्टर तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, तो उसके पॉइंट पे आप डाल दोगे, तो इसको छोड़ो, यहाँ हो इस बॉक्स पे। दैट इज एग्रीकल्चर एज अ मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। नाउ ग्रेट डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर implied lesser availability of land per head of the फार्मिंग पॉपुलेशन। ना अकॉर्डिंगली जो एग्रीकल्चर है उसको एक बड़ा मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस ले गया और लेस एज अ ऑक्यूपेशन फॉर प्रॉफिट, लेकिन मतलब कि सेल्फ कंजप्शन लोग करने लगे, मार्केट सेल के लिए नहीं देखा। देन इंडस्ट्री का भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, मतलब कि अनइम्पॉर्टेंट, इसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दी गई। इंडिपेंडेंस की ईव पे यहाँ पे जो था बहुत ही कम पॉपुलेशन का